नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं समाज शास्त्र का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। कहां किसके लिए उपयोगी है और कहां है। MPPSC मेंस एग्जाम पेपर 2 पार्ट बी में जो सोशियोलॉजी है उसकी यूनिट 4 से इसका संबंध है। समाज शास्त्र का भारतीयकरण, यहां पर एक टॉपिक है, हम उस टॉपिक को ले रहे हैं। कंटेंट क्या है हमारा, किन चीजों की हम स्टडी करेंगे, अर्थ क्या है भारतीयकरण का, मीनिंग, कौन स्कॉलर्स विद्वान इसके समर्थक हैं, समाज शास्त्र के भारतीयकरण का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, समाज शास्त्र के भारतीयकरण के लिए प्रयास क्या हुए, अटेम्प्ट्स क्या किए गए, आवश्यकता क्या है, नीड फॉर इंडियनाइजेशन, क्यों होना चाहिए भारतीय समाज शास्त्र, और ऑब्स्टेकल्स इन द इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के भारतीयकरण में बाधाएं क्या हैं, और जहां बाधाएं होती वहां सुझाव भी दिया जाता है बाधाओं के निराकरण के लिए, और इसलिए हम ये सुझाव देंगे। बाकी की चीजें तो सब किताबों में रहती हैं, बाधाएं और सुझाव ये मैंने अपनी तरफ से बनाई। तो समाज शास्त्र का भारतीयकरण क्या है, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहली बात, समाज शास्त्र के भारतीयकरण का मतलब अगर हम देखें तो यह है कि जब हमारे देश में समाज शास्त्र आया तो अंग्रेजों का राज था। 1914 में हमने समाज शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया बंबई विश्वविद्यालय इसके साथ, और 1947 तक हम समाज शास्त्र पढ़ते रहे। कोई बहुत ज्यादा विकास समाज शास्त्र का हुआ नहीं, और फिर 1947 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए। इसके बाद हमारे यहां तेजी से समाज शास्त्र का विकास होना शुरू हुआ। समाज शास्त्र के भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ द सोशियोलॉजी का आशय समाज शास्त्र के विकास से नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहां समाज शास्त्र आया तो अंग्रेज लेके आए, और हमने ब्रिटिशर्स के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रम और विषय वस्तु को ही समाज शास्त्र में शामिल किया। हमारे पास यह अधिकार ही नहीं था कि हम अपनी तरफ से कुछ शामिल करते, और इसलिए वो भारतीय विषयों पर ब्रिटिश या पश्चिमी दृष्टिकोण, पश्चिमी अध्ययन पद्धतियों, पश्चिमी सिद्धांतों, पश्चिमी अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स और उनकी मेथोडोलॉजी पर आधारित अध्ययन था। और इस प्रकार से पश्चिमी समाज और भारतीय समाज में बहुत अधिक भिन्नता हुआ करती है। इसलिए ये मांग उठी स्वतंत्रता के बाद कि हमें भारतीय समाज संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का अध्ययन पाश्चात्य अध्ययन पद्धतियों, उनकी अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, उनके सिद्धांत यानी कि थ्योरीज, और उन चीजों से नहीं करना चाहिए, भारतीय दृष्टिकोण से करना चाहिए। यही समाज शास्त्र का भारतीयकरण करने की बात है। यानी कि भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्थाओं का जो अध्ययन पश्चिमी अवधारणाओं, पश्चिमी सिद्धांतों और पश्चिमी अध्ययन पद्धतियों से हो रहा है, उसके बजाय हमें हमारी भारतीय अध्ययन पद्धतियां, भारतीय सिद्धांत और भारतीय अवधारणाओं का विकास करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज को समझना चाहिए। यही है भारतीय समाज शास्त्र का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इरावती कर्वे पहली ऐसी समाज शास्त्री थी जिन्होंने इसके लिए मांग उठाई। पहली भारतीय समाज शास्त्री इरावती कर्वे ने कहा कि हमारे पास अपना समाज शास्त्र होना चाहिए, जैसा कि हम ब्रिटिश सोशियोलॉजी कहते हैं, जैसा एक अमेरिकन सोशियोलॉजी हुआ करती है,
जिस प्रकार से रशियन सोशियोलॉजी है, जिसे कि हम मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी कहते हैं, रशियन और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी एक ही है, उसी प्रकार से एक भारतीय समाजशास्त्र भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति और समाज में, पश्चिमी समाज और सभ्यता और संस्कृति में भारी अंतर है, इसलिए हम उनके सिद्धांतों, दृष्टिकोणों से इसे नहीं समझ सकते। इसलिए भारतीय समाजशास्त्र की वास्तविक समझ के लिए यह आवश्यक है। इसके समर्थक विद्वान कौन कौन है, ये सब नाम लिखे हुए आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर भगवान दास, प्रोफेसर A.K. सरन, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद इरावती, कर्वे, G.S. घुरिये, R.N. सक्सेना, S.C. दुबे, है ना। ये सब विद्वान इसी दृष्टिकोण के हैं कि भारतीय समाजशास्त्र होना चाहिए। इतना सब मांग करने के बाद भी अभी तक भारतीय समाजशास्त्र जैसी कोई चीज नहीं है, विकसित नहीं हो पाया। कुछ छिटपुट प्रयास हुए हैं, आगे चल के देखेंगे क्यों नहीं सफल हुए, उद्देश्य क्या है। अब देखिए, इस प्रकार की चीजों से आपसे जो एक दो लाइन के प्रश्न होते वो पूछ सकते, समाजशास्त्र के भारतीयकरण का उद्देश्य क्या है, पूछ सकते। तो क्या है, समाजशास्त्र के भारतीयकरण से एक भारतीय समाजशास्त्र का विकास करना, जिससे भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति व संस्थाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। अभी हमें वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम ब्रिटिश अध्ययन पद्धतियों या अमेरिकन अध्ययन पद्धतियों या सोवियत अध्ययन पद्धतियों और सिद्धांतों और अवधारणाओं से भारत को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम हमारी चीजों से समझेंगे तो वो वास्तविक ज्ञान होगा। क्या प्रयास हुए, अटेम्प्ट्स क्या हुए? सबसे पहला अध्ययन, इसमें शुरुआत में डॉक्टर भगवान दास और कुमार स्वामी क्या कहते हैं, हमें ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता है जो यहां के, यानी कि भारत के परंपरागत सिद्धांतों तथा मूल्यों पर आधारित हो। इसी दृष्टिकोण से कुमार स्वामी ने भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का अध्ययन करके उनकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता स्पष्ट की। यानी कि पाश्चात्य से नहीं, उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया, प्रतीकों का अध्ययन किया और उनकी क्या समाजशास्त्रीय उपयोगिता है ये स्पष्ट की। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देखिए, यज्ञोपवीत लिखा हुआ है। यज्ञोपवीत जिसको कि हम जनेऊ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनेऊ। तो यज्ञोपवीत या जनेऊ, अब जनेऊ की क्या समाजशास्त्रीय उपयोगिता है? जनेऊ एक स्टेटस सिंबल है, प्रस्थिति प्रतीक है, जिसको देख करके आप ये पहचान सकते थे पुराने समय में कि ये जो व्यक्ति जिसने जनेऊ धारण किया है वो किस वर्ण का है, वो, है ना, विवाहित है या अविवाहित है। इस प्रकार का आपको ज्ञान मिल सकता है। जिस प्रकार से आप किसी व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देख करके बता सकते हो ये पुलिस में है, सेना में है, किस विभाग का है, सबकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। और फिर उसकी फीते और जो स्टार वगैरह होते हैं उनको देख करके आप बता सकते हो कि किस पद पर है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में जो यज्ञोपवीत या जनेऊ जो पहना जाता था, वो ब्राह्मण का जनेऊ अलग, क्षत्रिय का अलग और वैश्य का अलग। यानी कि जनेऊ की लड़ियों की संख्या, उसकी लंबाई और उसकी गांठों की संख्या तीनों की अलग अलग होती थी और उनको देख करके व्यक्ति पहचान लेते थे कि ये जनेऊ जो है ये पहनने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। और शूद्र वर्ण के लोग नहीं धारण करते थे। क्यों नहीं पहनते थे वो हम आपको जब कभी वर्ण व्यवस्था समझाएंगे तो बताएंगे कि क्यों उनके लिए वर्जित था। तो ये प्रस्थिति प्रतीक अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से अपने सिद्धांतों से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे इसका महत्व क्या था और उसी के अनुरूप आप व्यवहार करते थे। R.K. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, जिन्हें हम भारतीय समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं, उन्होंने
सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का समाज शास्त्र, भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। भारतीय मूल्य, भारतीय मूल्यों का महत्व क्या है भारतीय समाज के लिए, इस तरीके से उन्होंने समझने की कोशिश की। ये बहुत ही वैल्यूबल स्टडी है भारतीय समाज शास्त्र में। इन्होंने शुरुआत की। प्रोफेसर श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था के परिवर्तनों को समझने के लिए संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें जाति व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, निम्न जातियों से व्यक्ति ऊंची जातियों में जाते हैं, ये प्रस्तुत किया। क्योंकि भारतीय अवधारणा, उसका नाम ही था संस्कृताइजेशन। ऐसे ही प्रोफेसर दुबे ने अमेरिका में लघु और महान, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट एंड लिटिल सोसाइटी, इसी आधार पर लोगों ने भारत में भी ग्रेट और लिटिल करना शुरू किया। एससी दुबे ने इसकी आलोचना की। दुबे ने कहा कि भारत में पश्चिमी राष्ट्रों के समान द्विध्रुवीय समाज नहीं है और द्विध्रुवीय परंपराएं नहीं है, बाइपोलर सोसाइटी एंड बाइपोलर ट्रेडिशंस नहीं है। हम बहुध्रुवीय मल्टीपोलर सोसाइटी है और हमारी बहुध्रुवीय परंपराएं हैं। और उन्होंने कम से कम 5 प्रकार की परंपराओं को कहा। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम से भारत को समझेंगे तो सारी परंपराओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी परंपराएं 2 नहीं अनेक प्रकार की होती। वहां पर एक गोरों की परंपरा, एक निग्रो की परंपरा। हमारे यहां बहुत प्रकार की परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, अखिल भारतीय परंपराएं, स्थानीय परंपराएं, आधुनिक परंपराएं, ऐसी अनेक प्रकार की परंपराएं। और एससी दुबे ने 5 प्रकार की परंपरा, उन्होंने कहा कि कम से कम 5 परंपराएं, तो 5 प्रकार की परंपराएं तो हैं ही। और इसलिए उन्होंने पंच परंपरा सूत्र का एक सिद्धांत दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि भारतीय चीज है। भारतीय परंपराओं का अध्ययन 5 भागों में बांटा और इसलिए पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत दिया। प्रोफेसर ए.के. सरन ने भारत की सामाजिक संरचना को भारतीय मूल्यों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। एलपी विद्यार्थी ने, ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने धार्मिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए पवित्र संकुल, जिसको इंग्लिश में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसको प्रस्तुत किया। एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, पवित्र संकुल का, जिसमें किस प्रकार से एक बड़े धार्मिक केंद्र, जैसे हम कहें तो काशी हो गया, उज्जैन हो गया, अयोध्या हो गया, गया हो गया, यहां पर आर्थिक चीजें, भौगोलिक चीजें, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन तमाम चीजों का आदान प्रदान होता है। कैसे धर्म अर्थव्यवस्था से, संस्कृति के आदान प्रदान से, परंपराओं से, लोगों के मेल जोल से जुड़ा हुआ है, इसी को उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहा है। तो प्रस्तुत किया विद्यार्थी ने एक और कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, मैन नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, प्रकृति मानव जीवात्मा समष्टि। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियों के अध्ययन में हमारे यहां प्रकृति और आत्मा और मनुष्य का एक अटूट संबंध होता है। ग्रामीण संस्कृति, जनजातीय संस्कृति में ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। मनुष्य का उस क्षेत्र की प्रकृति से संबंध है और उसका जो आत्माएं हुआ करती उनसे भी संबंध होता, तो इनका एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। इसको इन्होंने प्रस्तुत किया, मैन नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, मानव प्रकृति जीवात्मा समष्टि। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियों के संदर्भ में पहाड़िया जनजाति पर प्रस्तुत किया था, गोसाई नामक जीव आत्मा से जोड़ करके। इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करके इसके मॉडल प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि भारत की नातेदारी व्यवस्था के 2 मॉडल हैं, कम से कम 2 रोल मॉडल हैं। एक उत्तर भारतीय मॉडल, जिसमें कि सशक्त पैतृकता, पैटर्निटी पाई जाती है, और एक दक्षिण भारतीय मॉडल, जिसमें मातृवंशीयता, मैटरनिटी के एलिमेंट्स या तत्व पाए जाते हैं। ये 2 आदर्श हो गए। फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में इन दोनों के मॉडल का मिला जुला रूप पाया जाता है। कुछ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मिले जुले प्रतिरूप भारत में विकसित होते हैं, जबकि पश्चिम में मिले जुले प्रतिरूपों की बात ही नहीं होती थी।
उन्होंने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में नातेदारी के संबोधन दक्षिण भारत से मिलते हैं, अन्ना और आई, दक्षिण भारतीय संबोधन है जो कि यहां भी है, लेकिन जो यूसेजेस हैं किनशिप के वो उत्तर भारतीयों के समान है। तो ये इरावती कर्वे ने स्टडी की। नर्मदेश्वर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट स्टीरियोटाइप, जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर अध्ययन किया। एक स्टीरियोटाइप पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है कास्ट के कारण, स्टीरियोटाइप थिंकिंग डेवलप होती है कास्ट के कारण, ये इन्होंने बताया और प्रमाणित किया। इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समाज का अध्ययन क्षेत्र इतना व्यापक है कि हमें पश्चिम की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें पश्चिम से कुछ नहीं लेना है, पश्चिम को हमसे लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? नर्मदेश्वर प्रसाद। उन्होंने ये काम करके दिखाया कास्ट स्टीरियोटाइप के रूप में। M.A. राव, इन्होंने भारत के सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक परिवर्तन और पिछड़े वर्गों की समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन किया। किस प्रकार से हमारे यहां जातिगत आधार पर आंदोलन होते हैं, वर्गीय आधार पर, और कैसे फिर आंदोलनों के प्रभाव से परिवर्तन घटित होते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इन सब चीजों का वर्णन है। जीएस घुरिये और इनसे प्रभावित कुछ दूसरे व्यक्तियों ने इंडोलॉजी या भारत विद्या शास्त्र को प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं, भारतीय जो धार्मिक साहित्य है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उस रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा हमें भारतीय समाज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविक अर्थ चीजों का हमें वहां मिलेगा, ना कि पाश्चात्य विद्वान जिस चीज का जो अर्थ बता रहे हैं हमें वो स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर हम करते हैं तो काफी समस्या की बात होगी। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जनजातियों का बाहर से आगमन भी आर्यों का बाहर से आगमन भी संदिग्ध हो जाता है। जनजातीय यानी कि मूल निवासी और आर्यों के बीच संघर्ष की धारणा भी क्या हो जाती है? संदिग्ध हो जाती है, अगर आप भारतीय साहित्य से समझने की कोशिश करेंगे। तो इनका योगदान था, इन्होंने भी इसी प्रकार की बात की। तो इन तमाम विद्वानों ने अपने योगदान किए। श्यामाचरण दुबे ने भी कहा, दुबे का योगदान था। दुबे ने कहा था कि हमें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के भारतीय दृष्टिकोण से, जैसा हमने कहा, पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत दिया। दुबे ने और भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत की जाति और पश्चिम की कास्ट अलग चीजें, हम भ्रम में आकर के जाति को कास्ट मान रहे हैं, और इसलिए दुबे ने जाति के लिए कास्ट शब्द के प्रयोग को अनुचित माना और उन्होंने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया। यहां तक प्रोफेसर दुबे ने अपने इंग्लिश में लिखी गई पुस्तकों में भी जाति शब्द का प्रयोग किया, कास्ट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दोनों अलग हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अगर कास्ट से भारत की जाति व्यवस्था को समझेंगे तो नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा दोनों चीजें अलग हैं। अंग्रेज समझे ही नहीं जाति क्या है, और उन्होंने मान लिया ये कास्ट है। इस प्रकार से ये सबके थे। अब हम देखते हैं जरूरत क्या है। सबसे पहली चीज तो यही है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज्यादा भिन्न है, मौलिक भिन्नता है। और इसलिए हम कभी भी पश्चिमी समाज के अध्ययन के लिए पश्चिमी विद्वानों के द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों, अवधारणाओं और अध्ययन पद्धतियों से हम भारतीय समाज और संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें एक भारतीय सभ्यता, समाज और संस्कृति विकसित करना ही चाहिए। क्या है कि मौलिक अंतर है, इसलिए हमें नहीं। जैसे उदाहरण के लिए धर्म व रिलीजन में मौलिक अंतर है। पश्चिम में जिसको रिलीजन कहते हैं उसको हमारे यहां पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, और जिसे हम धर्म कहते हैं वो पश्चिम में है ही नहीं, क्योंकि पश्चिम में धर्म जैसी कोई संस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे धर्म के लिए रिलीजन शब्द को प्रयोग में ले लिया और हम समाज शास्त्र में वो ही करते हैं। मौलिक अंतर है।
धर्म कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था है, धार्यते इति धर्मः। इसका पूजा पाठ से कोई संबंध ही नहीं, और इसलिए हमने धर्म की संस्था का अध्ययन ही नहीं किया। हमने हमारे धर्म को संप्रदाय के रूप में अध्ययन कर लिया, यानी कि वास्तविक रूप से हमने धर्म को समझा ही, जबकि धर्म अलग है और रिलीजन अलग है। और इस प्रकार से इसको डिनाई किया जाता है तमाम विद्वानों के द्वारा। इसी प्रकार से जाति व्यवस्था की बात अगर हम कहें, पश्चिम की कास्ट और भारत और वर्ग से हमारी जाति बहुत अधिक अलग है। पश्चिम में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रमिकों का विभाजन है। पश्चिम में जो कास्ट सिस्टम है, वहां एक कास्ट का दूसरे कास्ट से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां आंतरिक संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, इंटर डिपेंडेंसी हुआ करती है, क्योंकि हर जाति एक वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है और दूसरी जातियों को अपने द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा प्रदान करती है, और दूसरे जातियों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाएं स्वयं प्राप्त करती है। पश्चिम में ऐसा नहीं होता है, और हम बिना जजमानी व्यवस्था के जाति व्यवस्था को समझ नहीं सकते, और इसलिए हम जाति व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए, और इसलिए हमें अपने हिसाब से समझना चाहिए। इसी प्रकार से भारतीय परिवार व्यवस्था और पश्चिमी समाज के परिवार व्यवस्था में काफी अंतर है। वहां न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहां परिवार का नियंत्रण नहीं हुआ करता है, वहां परिवार का धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है, वहां संयुक्तता की चीज नहीं हुआ करती है परिवार में। हमारे यहाँ परिवार, विवाह और नातेदारी बहुत व्यापक है और समाज में आधारभूत है। ये व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित कर रहे हैं, और इसलिए हम पश्चिम की फैमिली से भारतीय परिवार को नहीं समझ सकते। हमें हमारे ही अवधारणाओं को विकसित करना होगा। हमें संयुक्त परिवार को समझना है, न कि मूल परिवार को। इसी प्रकार से कहा जाता है, पश्चिमी समाज के समान भारतीय समाज स्पष्ट रूप से लघु और महान समाज और लघु और महान परंपराएं, ग्रेट एंड लिटिल सोसाइटी एंड ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन में डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि दुबे ने कहा, बहुध्रुवीय परंपराएं पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत दे दिया दुबे ने, तो इसलिए हम पश्चिम के समान नहीं, हमारे पास अपना खुद का समाज शास्त्र होना ही चाहिए। इसी प्रकार से पश्चिम में स्त्री और पुरुष का संबंध जैविक संबंध है, या तो वो जन्म का संबंध है, हमने बच्चे को जन्म दिया, जैविक क्रिया है, और हमारा कोई विशेष संबंध नहीं होता, बच्चे अलग हो जाते हैं बड़े होकर के। ऐसे ही पति और पत्नी का संबंध, वहां पर जैविक संबंध है। पति और पत्नी के संबंध का एकमात्र आधार और कारण वहां पर यौन इच्छाओं की तृप्ति हुआ करती है, लेकिन भारत में पति पत्नी का संबंध यौन इच्छाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म का संबंध, कर्तव्यों का पालन, जैसे कहा जाता है कि धर्म, प्रजा और रति तीन उद्देश्य है हमारे यहां पर पति पत्नी के संबंध के। इसमें रति को सबसे कम महत्व दिया है, और पश्चिम में रति ही सब कुछ हुआ करती है, यानी कि सेक्स ही सब कुछ है। तो हम भारत के परिवार को भारत के विवाह को पश्चिम के विवाह से, भारत के पति पत्नी को पश्चिम के पति पत्नी के संबंध से नहीं समझ सकते हैं। यह पति पत्नी का संबंध धार्मिक है, जोड़ियां बन के आई हैं, 7 जन्मों का बंधन है। पति के लिए पत्नी अर्धांगिनी है, पति बिना पत्नी के अधूरा है, और इसलिए वो बिना पत्नी के धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। संबंध आध्यात्मिक है, और इस प्रकार से हम इसे पश्चिम के दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति समग्रता व एकात्मकता पर जोर देती है। कहते हैं हम व्यक्ति अकेला नहीं है, व्यक्ति का अकेले अस्तित्व नहीं है। धर्म, अर्थ, राजनीति सब जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहां पर धर्म विवाह और परिवार से भी जुड़ा हुआ है। धर्म विवाह और परिवार को स्थायित्व प्रदान कर रहा है, क्योंकि अगर आपने वैवाहिक संबंधों में निष्ठाओं का उल्लंघन किया तो दैवीय दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका जोड़ा पति पत्नी जन्म जन्मांतर का संबंध है, किसी और का आप विचार भी नहीं कर सकते। ऐसे में पति पत्नी का संबंध विशिष्ट है ना, और इसलिए
हम समग्रता में, यहां पर धर्म परिवार को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। परिवार व्यक्ति की शिक्षा, दीक्षा, विवाह का प्रबंध कर रहा है। परिवार व्यक्ति के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहां पर समग्रता में संस्कृति है। हम देखें तो सामूहिकता है हमारे यहां, किसी का जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो, सब आते हैं। पश्चिम में सब कुछ पर्सनल, व्यक्तिगत मामला हुआ करता है, और इसलिए हम पश्चिम से नहीं समझ सकते। पश्चिम तो हमारी संस्कृति समग्रता व एकात्मकता यानी कि होलिज्म एंड इंटीग्रेशन पर जोर देती है, जबकि पश्चिम में व्यक्तिवाद है और हम व्यक्तिवाद को हतोत्साहित करते हैं। ऐसे में हम भारत को पश्चिम से नहीं समझ सकते। ये कुछ चीजें हैं, इसके लिए हमें एक भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता थी। अब आखिर को भारतीय समाजशास्त्र के विकास में बाधाएं क्या हैं, क्यों अब तक विकसित नहीं हुआ? पहली बाधा पश्चिमी समाजशास्त्र का प्रभाव, दूसरा भारतीय समाज के प्रति पूर्वाग्रह व स्वतंत्र चिंतन का अभाव। यानी कि जब समाजशास्त्र शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने किया, पश्चिमी अवधारणाएं सब कुछ ही भारतीय समाज के अध्ययन का आधार बन गई। उस परंपरा, उस पद्धति को बदलना आसान नहीं होता है। प्रारंभिक समाजशास्त्री और आज भी बहुत सारे समाजशास्त्री पश्चिमी विचारकों से, पश्चिमी सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित हैं और भारत और भारत के समाजशास्त्रियों के प्रति प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह रखते हैं कि हम डेवलप कर ही नहीं सकते, हमारी अवधारणाएं गलत हैं, और इसलिए वो स्वतंत्रता पूर्वक विचार ही नहीं करते हैं, और इसलिए भारतीय समाजशास्त्र के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। इसी प्रकार से उत्कृष्ट अनुसंधानों और प्रकाशनों की कमी, हमारे यहां बहुत अच्छे रिसर्च नहीं होते हैं और बहुत अच्छे जर्नल्स, शोध पत्रिकाएं नहीं हैं। शोध पत्रिकाओं में तो यह होता है कि पैसे लेकर के शोध पत्र छप जाया करते हैं, और इस प्रकार से, और इन्हीं से क्या होता है, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। उत्कृष्ट रिसर्च होंगी तभी थ्योरीज बनेंगी, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, तभी मेथोडोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, जो नहीं हो रहा है। लीक पर चले जा रहे हैं सब, और इस प्रकार से कमी है। स्टडीज जब प्रकाशित होंगी जर्नल्स में, तब डेवलपमेंट होगा। व्यापक पैमानों पर अनुसंधानों की आवश्यकता है, लेकिन अनुसंधान के लिए पैसे लगते हैं और पैसे का अभाव है। लैक ऑफ द फंड बड़ी समस्या है। धन आता है, मगर जितने व्यापक पैमाने पर अनुसंधान होने चाहिए, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी विविधता युक्त समाज में उस पैमाने पर धन बहुत कम है, इसलिए फंड की कमी है। यह भी होना चाहिए। अकादमिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और ये अनुसंधानों को, रिसर्च को हतोत्साहित करता है। राजनीतिक दल आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से बातें करने लगते हैं। अगर हम जैसे कहें, अगर वामपंथी सरकार आ जाएगी तो वो पश्चिमी दृष्टिकोण से परिवार को क्या मानेगी, हमारे विवाह, हमारी परिवार को वो बिना किसी अनुसंधान के मानेंगे कि ये सब चीजें दोषपूर्ण हैं। वो सिर्फ दोष देखेंगे, शोषण, उत्पीड़न देखेंगे, सहयोग नहीं देखेंगे, चाहे वो जाति व्यवस्था हो या कोई और चीज हो। सरकार बदलेगी तो फिर दृष्टिकोण बदल जाता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत हुआ करते हैं। राजनीति हमारे यहां एकेडमिक्स को प्रभावित करती है, जो कि गलत चीज है। और बाधाएं, शिक्षा नीति में स्थायित्व तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार बदलते ही नीति भी बदल जाती है, तो स्थायित्व तो नहीं होना चाहिए। नौकरशाही का रूढ़िवादी रवैया, नौकरशाह ये मान करके चलते हैं जो आईएएस बन गया वही सब कुछ है, वही भगवान है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, और वो सही था स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था। कह रहे थे कि हम नेट्स को महत्व देंगे, पीएचडी को नहीं। पीएचडी तो बोले 4 किताबों को टीप कर 5वीं किताब लिख दी जाती है। जिसने नेट पास किया, उसने परीक्षा पास की है, वो योग्य है। कितनी भर्त्सना किए जाने की योग्य बात है। हो सकता है कुछ लोग रिसर्च करते हो, बेईमानी से करते हो, चोरी से करते हो, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं करता है। अनुसंधान नहीं होगा तो नया ज्ञान कहां से आएगा?
नई परिस्थितियों में जो नई समस्याएं उत्पन्न हो रही उनका अध्ययन करने के लिए नई अध्ययन पद्धतियां, नए दृष्टिकोण कहां से आएंगे अगर रिसर्च नहीं होगा। ज्ञान का सृजन होता है किससे? रिसर्च से। और वो आईएएस कह रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये रूढ़िवादी रवैया है, क्योंकि उनको लगता है हमने एक परीक्षा पास करके हम आईएएस बन गए तो सब कुछ हो गया। परीक्षा पास कर लेना ही सब कुछ होता, जरूरी नहीं है। आज हम जिन विद्वानों को पढ़ते हैं, क्या उन्होंने आईएएस या डिप्टी कलेक्टर की कोई परीक्षा पास की? नहीं की। जिन विद्वानों के हमने आपको अभी इतने सारे रेफरेंसेस दिए, क्या उन्होंने कुछ किया? वो तो नहीं थे। उन्होंने तो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर नहीं किया, फिर भी पढ़ रहे हैं। हम किसी सिविल सर्वेंट को नहीं पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स को पढ़ते हैं। तो ये रूढ़िवादी रवैया हमें छोड़ना चाहिए। सजेशंस क्या होने चाहिए? पहली बात, उत्कृष्ट अनुसंधान और प्रकाशनों को बढ़ावा दिया जाए, तभी भारतीय समाजशास्त्र का विकास संभव है। सरकार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराए ताकि लोग रिसर्च करें, उनका प्रकाशन करें। रिसर्च, प्रकाशन, इन सब चीजों पर धन खर्च होता है और सरकार इसको उपलब्ध कराए। राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। समाजशास्त्र को अगर का भारतीकरण करना है समाजशास्त्र का, तो यह बंद होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन वाले समाजशास्त्रियों को महत्व प्रदान किया जाए। शिक्षा नीति में अनावश्यक परिवर्तनों से हमको हमेशा बचना चाहिए। हर सरकार अपने हिसाब से शिक्षा नीति ले आती है। नौकरशाही को शैक्षिक अनुसंधान के प्रति सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वो परीक्षा को नहीं, नए ज्ञान के सृजन को महत्व दे। इससे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को भी लाभ प्राप्त होगा। जो फाइंडिंग्स होंगी वो सरकार का मार्गदर्शन करेंगी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो विकास की समस्या हो या सामाजिक संघर्षों की समस्या हो, हर जगह पर माप होगा। युवा समाज शास्त्रियों का उचित शिक्षण और प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाए, क्योंकि युवा समाज शास्त्री ही जनता के बीच में जाकर के, फील्ड पर जाकर के रिसर्च करेंगे, पेपर्स बनाएंगे और उन्हें वरिष्ठ समाज शास्त्रियों के द्वारा उचित शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए और सरकार उन्हें धन दे ताकि वो अध्ययन करें और भारत और समाज शास्त्र के भारतीकरण में सहायता प्राप्त हो। ये चीजें हो जाती हैं। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति इतनी व्यापक और बहुआयामी तथा विशिष्ट है, ब्रॉड, मल्टी डायमेंशनल एंड यूनिक है। और इसलिए यहां पर एक भारतीय समाजशास्त्र के विकास की पूरी संभावना है। डी पोकॉक, मिल्टन सिंगर और तमाम पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने भी कहा है कि भारत में इतनी विविधता है, इतना अध्ययन के लिए सब कुछ है और भारत का समाज दूसरों से इतना भिन्न है कि इसके अध्ययन के लिए एक भारतीय समाजशास्त्र का विकास होना ही चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ। जहां तक मेरी बात है बेटा, मेरे को टाइम नहीं मिलता, नहीं मैं भी कुछ योगदान करता, पहले किया। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।